नमस्कार दोस्तों, मैं रवि व्यास आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं। आज अपना चौथा वीडियो है जो डीसी जनरेटर पे है। इससे पहले वीडियो में अपन ने डीसी मशीन जिसमें मोटर और जनरेटर दोनों ही आते हैं उसके कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में अपने ने जानकारी ली थी। फिर दूसरे जो लेक्चर था उस दूसरे लेक्चर में अपन ने देखा कि जो डीसी जनरेटर है वो कौन से प्रिंसिपल पे काम करता है, कैसे ईएमएफ उसमें जनरेट होता है। कल अपन ने देखा कि ईएमएफ जनरेट होता है वो अल्टरनेटिंग क्वांटिटी का जनरेट होता है, लेकिन उसके बाद उस अल्टरनेटिंग क्वांटिटी के ईएमएफ को अपने कम्यूटेटर की सहायता से किस में बदलते हैं, डीसी में बदलते हैं। उसके बाद आज अपने बात करेंगे जो डीसी जनरेटर है उसकी कंस्ट्रक्शन की, कंस्ट्रक्शन ऑफ डीसी जनरेटर। कंस्ट्रक्शन मतलब बनावट को भी और सिंपल भाषा में लिखें कि किन किन चीज़ों से वो मिलकर बनी हुई है। कौन? अपनी डीसी मशीन है, जो डीसी जनरेटर है वो किन किन भागों से मिला हुआ है, मिलके बना हुआ है, वो अपने देखेंगे इसे बनावट में। क्यों? क्योंकि बनावट के बारे में अपने को पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं होगा तो ना तो अपने नई मशीन बना सकते, ना ही बनी हुई मशीन को रिपेयर कर सकते। तो अगर अपने को उसके सारे पार्ट्स की जानकारी होगी तो अपने नई मशीन बना भी सकते हैं और बनी हुई मशीन को रिपेयर भी कर सकते हैं। तो पहला पार्ट अपन ने कल भी डिस्कस किया था, क्या था? स्टेटर। कल इसमें क्या देखा था अपन ने कि स्टेटर वो है जो मेन फील्ड फ्लक्स को प्रोवाइड करवाए। जो मेन फ्लक्स उस जनरेटर में प्रोवाइड करवाएगा वो कौन सा होगा? स्टेटर होगा। स्टेटर पे क्या होगी? फील्ड वाइंडिंग होगी। फील्ड वाइंडिंग जो है वो मेन फ्लक्स को प्रोवाइड कराएगी जिसको आर्मेचर आगे कट करेगा। और ये बना हुआ किसका था? सिलिकॉन स्टील का बना हुआ था। स्टील इसलिए कि उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो बहुत अच्छी होती है और परमेबिलिटी चुंबकशीलता वो बहुत ज़्यादा होती है। और सिलिकॉन उसमें क्या है, अपने 4 से 5% मिलाते हैं ताकि उसकी चालकता कंडक्टिविटी कम हो एल्यूमिनियम की, ताकि एडी करंट लॉसेज अपने कम से कम हो। और सिलिकॉन से हिस्टेरिसिस लॉसेस भी कम होते हैं। वो लॉसेस के चैप्टर में अपने पढ़ेंगे कैसे कम होते हैं। तो स्टेटर बना कैसे होता है वो देखते हैं अपने। स्टेटर में एक चीज कल बताना भूल गया था मैं कि स्टेटर हमेशा हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर में होगा, हमेशा हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर में होगा। मतलब कि अल्टरनेट पोल, इसका मतलब ये हुआ अल्टरनेट पोल लगे होंगे। हेट्रोपोलर का मतलब क्या हुआ? अल्टरनेट का मतलब अगर एक एन है तो अगला एस होगा, अगला एस है तो उससे अगला एन होगा। अल्टरनेट पोल लगे होंगे और समान संख्या में पोल होंगे, समान संख्या में पोल होंगे। एक बार अपन ने पहले भी देखा था। और वैसे भी अगर दो पोल एन के हैं तो 2 एस के होंगे। ठीक है। और नंबर ऑफ स्टेटर पोल हैं बराबर किसके होंगे? नंबर ऑफ रोटर पोल के होंगे। ये पहले दिन अपन ने करा था, याद हो आपको तो, कि टॉर्क डेवलप करी थी अपन ने। अगर नंबर ऑफ स्टेटर पोल और नंबर ऑफ रोटर पोल बराबर नहीं होंगे तो उस मशीन में कोई भी टॉर्क डेवलप नहीं होगी और वो रोटेट कर ही नहीं पाएगी। तो जो स्टेटर है, जो फील्ड वाइंडिंग है, हमेशा नंबर ऑफ पोल वो हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर में होते हैं। इसका मतलब अल्टरनेट पोल जो हैं वो लगे होंगे, समान संख्या में पोल होंगे। और अल्टरनेट का मतलब ये हुआ कि अगर एक एस एन है तो अगला क्या होगा? एस होगा। फिर अगला क्या होगा? एन होगा। फिर अगला क्या होगा? एस होगा। जैसे कि अपने इसमें देखते हैं, डायग्राम में देखते हैं, आपको ज़्यादा समझ आएगी। बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि जो स्टेटर के पोल हैं वो किस स्ट्रक्चर में होते हैं, तो अपने उसमें आंसर लगाएंगे हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर में। मैंने माना अगर ये पोल एन है तो हेट्रोपोलर का मतलब नंबर ऑफ पोल सेम होने चाहिए पहली बात तो इससे जस्ट अगला पोल कौन सा होना चाहिए? अगर 2 पोल की मशीन है तो यहाँ एन है तो यहाँ क्या होना चाहिए?
एस होना चाहिए। अगर 2 पोल की मशीन है तो यहाँ एन होगा, तो यहाँ क्या होगा, एस होगा। हेटेरोपोलर का मतलब यही हुआ। अगर 4 पोल की मशीन है तो यहाँ एन, तो अगला पोल अल्टरनेट होगा। एन है तो यहाँ एस, एस है तो यहाँ एन, एन है तो यहाँ एस। तो अब देख लो एन एस एन एस। अगर ये एक चीज़ नहीं होगी तो टॉर्क डेवलप नहीं होगा और हमारा मशीन कोई भी काम नहीं करेगी। तो इम्पोर्टेंट बात है कि स्टेटर के पोल कौन से स्ट्रक्चर में होते हैं, हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर में होते हैं। उसका मतलब क्या हुआ कि अगर एन पोल यहाँ है तो अगला पोल एस होगा, अल्टरनेट पोल होगा। मतलब एन है तो अगला एस, एस है तो अगला एन, एन है तो अगला एस। ठीक है, अब ये पोल बनते कैसे हैं वो अपने देख लेते हैं। जब पढ़ने लगे हैं तो पूरा डिटेल में ही पढ़ेंगे, नहीं तो स्टेटर 5 मिनट का काम है, अपने पूरा कर सकते हैं। लेकिन जब अपने आज पढ़ने लगे ही हैं, जब यूट्यूब पे अपने ऑनलाइन स्टडी कर ही रहे हैं, तो मैं अपना भी आपको बेस्ट दूंगा और जो जो चीज़ें मेरे को ध्यान में हैं उससे भी ज़्यादा ही आपको बताऊंगा। और आपके लिए भी मैं क्या है एक्स्ट्रा नॉलेज की बात ही करके जाऊंगा यहाँ। तो आप देखो पोल बनते कैसे हैं। अब अपने देखें, मेरे को पता है कि मेरे को हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर में बनाने हैं। तो सबसे पहले मैंने यहाँ देखा, खुद ही देख लेते हैं अपने, एक पोल कोई भी बना के देखते हैं, उसके हिसाब से बाकी वाइंडिंग अपने अरेंज करते जाएंगे। क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट में एन और एस पोल कौन डिसाइड करेगा, हमारी सेंस ऑफ वाइंडिंग को ही डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने वाइंडिंग कैसे कर रहे हैं, वही डिसाइड कर देगा कि अपने जो है एन पोल कौन सा होगा और एस पोल कौन सा होगा। तो यहाँ मैंने देखा करंट यहाँ से क्या जा रही है, अंदर जा रही है, यहाँ से बाहर, यहाँ से अंदर, यहाँ से बाहर और यहाँ फिर अंदर, यही जा रही है। तो मैंने देखा जब भी करंट अंदर जाती है तो क्रॉस क्रॉस क्रॉस, जब भी करंट बाहर आती है तो डॉट डॉट और डॉट। सही है, जब भी क्रॉस होता है तो डायरेक्शन क्लॉकवाइज, जब भी डॉट होता है तो डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज। तो अब करंट यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकल रही है और यहाँ की तरफ जा रही है, तो ये क्या हुआ एन, तो ये पोल कौन सा हो गया अपना। अब मेरे को पता चल गया मेरा ये पोल कौन सा है, एस। तो हेटेरोपोलर स्ट्रक्चर में मैंने बताया अगर ये एन है, ये एस है, तो ये क्या होगा एन अल्टरनेट जाएगा और ये क्या होगा एस। अब मेरे को पता है ये पोल एस है, तो मेरे को ये भी क्या बनाना पड़ेगा, एस बनाना पड़ेगा। अब एस कैसे बने देखो, अब मैंने यहाँ देखा, अब करंट अंदर गई, यहाँ से क्या निकली बाहर, और यहाँ वापस कहाँ गई अंदर। ये बहुत बार अपने वैसे भी कर चुके हैं। यहाँ कैसे आ रही है बाहर, तो बाहर जहाँ जाए वहाँ डॉट, अंदर जाए वहाँ क्रॉस। डायरेक्शन कैसी होगी क्लॉकवाइज, डायरेक्शन कैसी होगी, कैसी होगी बोलो एंटी क्लॉकवाइज। अब फिर यहाँ से जा रही है चुंबकीय बल रेखा और यहाँ पे आके मिल रही है, तो ये क्या हुआ यहाँ पे एस और ये क्या हुआ एन। दोबारा से देख लें, अपने देख रहे हैं कि स्टेटर के पोल बनते कैसे हैं। स्टेटर वो हुआ जो अपने को मेन फील्ड फ्लक्स प्रोवाइड कराएगा। जब मेन फील्ड फ्लक्स आएगा तभी कंडक्टर क्या है, आर्मेचर क्या है, उस फ्लक्स को काटेगा और फ्लक्स कटने के कारण ईएमएफ जनरेट होगा। तो मैंने ये पहले भी मैं कर चुका हूँ, दोबारा से मैंने देखा कि मैंने वाइंडिंग करी, तो मैंने देखा जब यहाँ से यहाँ जा रहा हूँ तो करंट कहाँ जा रही है, ऊपर से यूँ अंदर जा रही है। तो अंदर जाता हूँ वहाँ क्रॉस क्रॉस क्रॉस, बाहर आते हैं वहाँ करंट में डॉट डॉट। तो मैंने देखा कि ये क्रॉस है तो मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, ये डॉट है तो मैंने एंटी क्लॉकवाइज घुमाया। तो अब मैं पता चल रहा है मेरे को कि यहाँ से कोई चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही है और यहाँ की तरफ जा रही है। तो जहाँ चुंबक में क्या होता है, जहाँ से चुंबकीय बल रेखाएं निकलती है वो सिरा एन और जहाँ आके एंटर करती है वो एस। तो कहाँ एंटर कर रही है
इधर, तो ये सिरा क्या हुआ एस। सेम वैसे ही मैं यहाँ चला, अब मेरे को ये पोल पता है 2 एस हैं, ये दोनों एस है, तो ये दोनों क्या बनाने हैं मेरे को, एन बनाने हैं। तो मैं पहले ही यहाँ एन लिख देता हूँ। अब वाइंडिंग आपको तरीका भी बता देता हूँ, वाइंडिंग अगर नहीं समझ आए तो उसको करने का तरीका भी देख लूँ। अब मेरे को पता है कि एन यहाँ होना चाहिए। एन कब होगा, जब चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकले और यहाँ आके एंटर करती हो। क्यों, क्योंकि एन से निकलेंगी और एस में एंटर करेंगी। तो अगर ये एन पोल बनाना है तो मेरे को ध्यान में है कि मैं क्या करूँगा, यहाँ से मेरे को करंट को निकालनी पड़ेगी। ये डायरेक्शन कौन सी है, ये कौन सी डायरेक्शन है, ये क्लॉकवाइज और ये एंटी क्लॉकवाइज। ये है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी की विपरीत दिशा। अगर इसको मैं यूं रखूं तो ये दिशा कौन सी है, घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा कौन करता है, डॉट करता है। कौन करता है, डॉट। अब यहाँ यूं होगी, ये कौन सी दिशा है, घड़ी की घूर्णन की दिशा। वहाँ क्या होता है, क्रॉस जहाँ होता है वहीं घड़ी की घूर्णन की दिशा होती है। अब यहाँ से निकली और यहाँ एंटर करी, यहाँ से निकली और यहाँ एंटर करी, तो अब करंट क्या करनी है, एंटर करनी है। तो ये एंटर करी, ये एंटर करी, ये यहाँ आई, ये यहाँ आई और ये यहाँ से निकल गई। समझे कैसे कि ये देखो, ये यूँ गई, ये करंट गई अंदर, ये करंट यहाँ से यूँ निकली बाहर, तो बाहर निकलेगी वहाँ डॉट, अंदर आई वहाँ क्रॉस। ये आपको एक बनाने का तरीका भी बता दिया मैंने। दोबारा यहाँ देखो, आप अपने हिसाब से बनाओ, धीरे धीरे देखते हैं अपने। मेरे को पोल कौन सा बनाना है, एन। क्यों बनाना था, क्योंकि मेरे को पता है नंबर ऑफ पोल जो किस में चलेंगे, हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर में चलेंगे। तो ये एन था, ये एस हुआ, तो अगला क्या होगा, एन। एन के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा कि चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकलें। एक शॉर्टकट तरीका बता रहा हूँ, चुंबकीय बल रेखाएं यहाँ से निकले और यहाँ आके एंटर कर जाएं, यहाँ से निकले और यहाँ आके एंटर कर जाए। क्यों, क्योंकि चुंबकीय बल रेखाएं एन से निकलती हैं और एस में जाके घुस जाती हैं। सही है। तो अब ये डायरेक्शन कौन सी हुई, क्लॉकवाइज। ये कौन सी हुई, और यहाँ से निकली और यहाँ गई, यूँ गई, ये कौन सी हुई, एंटी क्लॉकवाइज। ये कौन सी हुई, एंटी क्लॉकवाइज। अब एंटी क्लॉकवाइज कब होती है, जब क्या हो, वहाँ पे डॉट हो। डॉट की डायरेक्शन क्या होती है, एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज कब होता है, जब वहाँ पे क्या हो, क्रॉस हो। अब क्रॉस कैसे होगा, आप बताओ, अब आप बताओ क्रॉस कैसे आएगा। क्रॉस आएगा जब करंट एंटर करेगी। क्रॉस कब आएगा, जब करंट एंटर करेगी। तो मैंने देखा ये करंट एंटर करी, ये बाहर निकल गई, ये बाहर निकली और ये यहाँ से वापस आ गई। तो ये यहाँ करंट क्या हुई, एंटर, और ये करंट यहाँ से क्या हुई, बाहर। तो ये यहाँ पे कौन सा, ये जब आप दोबारा से देखें तो करंट एंटर करी क्रॉस, करंट बाहर निकली डॉट। डॉट की डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, क्रॉस की डायरेक्शन क्लॉकवाइज। और ये यहाँ से निकला और यहाँ जा रहा है, तो कहाँ से निकला, एन से, और वापस कहाँ जाके जुड़ा, एस से। ये एन से निकला और यहाँ एस, ये एस से निकला यहाँ एन। इस प्रकार से पोल का निर्माण होता है, इस प्रकार से वाइंडिंग की जाती है। इस वाइंडिंग को अपने क्या बोलते हैं, फील्ड वाइंडिंग। फील्ड वाइंडिंग, क्षेत्र कुंडलन बोल देते हैं जिसे, क्या बोलते हैं अपने, क्षेत्र कुंडलन। और ये हमेशा कौन सी होती है, डीसी। इसे अपने उत्तेजन भी बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं, उत्तेजन या एक्साइटेशन। उत्तेजन या एक्साइटेशन। तो एक चीज़ और ये डिसाइड हुई कि डीसी मोटर में, जनरेटर में एक्साइटेशन हमेशा कौन सी होती है, डीसी ही होती है। डीसी जनरेटर में एक्साइटेशन हमेशा कौन सी होगी, डीसी। स्टेटर हमेशा जो है, नंबर ऑफ स्टेटर पोल जो है रोटर पोल के इक्वल भी होंगे, और यहाँ भी नंबर ऑफ पोल इक्वल होंगे, और हेट्रोपोलर स्ट्रक्चर में होंगे। मतलब अल्टरनेट पोल जो हैं, अल्टरनेट पोल जो हैं वो होंगे। एन है तो यहाँ एस होगा, एस से आगे फिर एन होगा, एन से आगे फिर एस होगा। इसी कंडीशन में ये पोल जो हैं वो रहेंगे। तो पहला था ये अपना स्टेटर, किसका बना हुआ था, सिलिकॉन स्टील का बना हुआ था। स्टील इसलिए कि मैकेनिकल स्ट्रेंथ अच्छी चाहिए और कंडक्टिविटी भी बढ़िया चाहिए,
और परमिबिलिटी भी बढ़िया चाहिए, लेकिन कंडक्टिविटी इतनी भी नहीं चाहिए कि एडी करंट फ्लो होने लगे। तो इसके कारण 4 से 5% इसमें क्या डाल देते हैं, अपने सिलिकॉन डाल देते हैं, जिसके कारण क्या है, उसकी कंडक्टिविटी कुछ कम हो जाती है, जिससे एडी करंट लॉसेज कम हो जाते हैं। साथ में सिलिकॉन का हिस्टेरिसिस कोफिशिएंट, हिस्टेरिसिस गुणांक जो है वो भी कम होता है, जिसके कारण हिस्टेरिसिस लॉस भी कम होते हैं। तो इस प्रकार अपने कह सकते हैं कि सिलिकॉन स्टील एज ए स्टेटर कोर या आर्मेचर कोर यूज़ करने से, आर्मेचर कोर अपने आगे पढ़ेंगे, यूज़ करने से क्या होगा अपने कि जो आयरन लॉस हैं, जो कोर लॉसेज हैं वो कम हो जाएंगे। और ये कोर लॉस और आयरन लॉस कैसे कम होंगे, इसको अपने लॉसेज वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। पहले एक बार इसको उतार दो। हो गया, आगे देखते हैं अपने आर्मेचर। दूसरा अपने देखते हैं आर्मेचर। दूसरा अपने देखते हैं आर्मेचर। आर्मेचर में क्या होता है, एक तो आर्मेचर कोर होगी, आर्मेचर कोर होगी, एक आर्मेचर वाइंडिंग होगी। वाइंडिंग के बारे में अपने अलग से पढ़ेंगे, अभी सिर्फ बनावट पे ध्यान दे रहे हैं। तो आर्मेचर में क्या हुआ, एक आर्मेचर कोर। आर्मेचर कोर का मतलब जहाँ पे ये आर्मेचर वाइंडिंग रखी जाएगी। आर्मेचर कोर कौन सी हुई, जहाँ पे स्लॉट बने होंगे, खांचे बने होंगे, और उन खांचों में ये आर्मेचर वाइंडिंग की गई होगी। तो आर्मेचर में दो पार्ट हुए, एक आर्मेचर कोर, एक आर्मेचर वाइंडिंग। वाइंडिंग को अपने आगे पढ़ेंगे। तो आर्मेचर, क्योंकि अभी बनावट की बात कर रहे हैं, तो पहले आर्मेचर कोर पे अपने बात करते हैं। अपने को पता है कि डीसी जनरेटर में क्या होता है, मैकेनिकल एनर्जी मतलब, मैकेनिकल का मतलब यांत्रिक ऊर्जा जो है, यांत्रिक ऊर्जा वो किस में बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदल रही है। यांत्रिक ऊर्जा किस में बदल रही है, विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। तो ये क्या एनर्जी कन्वर्जन है, मेन काम यही है। ये क्या है, ऊर्जा का रूपांतरण, एनर्जी कन्वर्जन है या ऊर्जा का रूपांतरण है। तो पहले दिन ही अपन ने बात करी थी कि ये क्या है कि थर्मोडायनेमिक्स उष्मा गतिकी के पहले नियम के अनुसार जो ऊर्जा है ना तो जनरेट की जा सकती है, ना ही नष्ट की जा सकती है। इसका तो एक फॉर्म में दूसरे, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज ही किया जा सकता है। तो ये जो एनर्जी कन्वर्जन जो सारा हो रहा है, वो सारा कहाँ होता है, आर्मेचर कोर में। डीसी जनरेटर का
जनरेटर में होने वाली या समस्त ऊर्जा रूपांतरण यही होता है। यही मतलब आर्मेचर कोर में होता है। मतलब कि आर्मेचर कोर में ही सारा ऊर्जा का रूपांतरण होता है। कौन सी ऊर्जा? कि जो जनरेटर करता है क्या, मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है, वो सारा कहाँ होता है? वो इस आर्मेचर कोर में ही होता है। क्यों? क्योंकि आर्मेचर कोर पे क्या, आर्मेचर वाइंडिंग होती है। यहाँ जब मेन फील्ड से यहाँ आर्मेचर होगा, जब मेन फील्ड वाइंडिंग यहाँ होगी, ये NS पोल बनेंगे और यहाँ आर्मेचर शाफ्ट से लगा हुआ प्राइम मूवर पे लगेगा, जब ये इसको रोटेट करेगा, आर्मेचर को रोटेट होगी, वाइंडिंग भी रोटेट होगी, फ्लक्स यहाँ से कटेंगे, तो ये EMF इस आर्मेचर वाइंडिंग में जनरेट होगा, जो अपने आगे कम्यूटेटर के थ्रू उसको बाहर एक्सटर्नल सर्किट में कलेक्ट कर लेते हैं। तो सारा का सारा एनर्जी कन्वर्जन कहाँ होता है? आर्मेचर कोर में। और आर्मेचर कोर में क्या लगी होती है? अलग अलग स्लॉट में आर्मेचर वाइंडिंग बंदी होती है। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ही क्या हुआ? आर्मेचर हुआ। क्यों? क्योंकि जिसके लिए डीसी जनरेटर बनाया वो सारी चीज़ें किस में होगी? आर्मेचर कोर या आर्मेचर में ही होगी। और इसीलिए मेन जो पार्ट अपने माना वो क्या माना डीसी जनरेटर का? आर्मेचर को माना। ठीक है, आर्मेचर कोर जो भी अपने बात कर सकते हैं। एक चीज़ और रह गई थी उसमें अपने स्टेटर में, कि स्टेटर में जो ये बने हुए हैं इसको अपने क्या बोलते हैं? इस हिस्से को पोल कोर बोलते हैं, जहाँ पे वाइंडिंग की जाती है। लिख लेना मां। और ये हिस्सा जो है ये, इसको अपने बोल देते हैं पोल शू। इसको क्या बोल देते हैं? पोल शू। ये वाला हिस्सा, इस हिस्से को क्या बोलते हैं? पोल शू। इसको क्या बोलते हैं? पोल कोर। और इसको अगर बोलना चाहें तो क्या बोल देते हैं? पोल फेस। पोल का फेस। तीन चीज़ें थी, ये थोड़ी रह गई थी, यहाँ मैं अलग से देख देता हूँ। जहाँ वाइंडिंग की जाती है उस हिस्से को क्या बोलते हैं? पोल कोर। इस हिस्से को क्या बोलते हैं? पोल शू। और इसको क्या बोलते हैं? पोल फेस। ठीक है, ये उसमें और लिख लेना एक। अब अपने ये बात कर रहे हैं किसकी? आर्मेचर की। अब आर्मेचर बना किसका होता है वो अपने देखते हैं। आर्मेचर भी किसका बना होगा? आर्मेचर में जब सारा एनर्जी कन्वर्जन हो रहा है तो इसके लिए सबसे पहले क्या चाहिएगा इसको? वही इसकी मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या चाहिए मेरे को? सॉलिड चाहिए, हाई चाहिए। मतलब ये थोड़ा बहुत ज़्यादा घुमाने से, करने से और से टूटना नहीं चाहिए। तो अपने को क्या चाहिए? मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो है वो अपने को एकदम हाई चाहिए, पहली चीज़। दूसरी चीज़ अपने को क्या चाहिए? मैकेनिकल स्ट्रेंथ हाई होने के कारण इसको किसका यूज़ करते हैं इसमें? स्टील का। दूसरी चीज़ चाहिए भी क्या अपने को? इसकी जो है परमिएबिलिटी, हाई होनी चाहिए। अब कोई कह दे परमिएबिलिटी क्या होती है? कल भी बताया था मैंने, फ्लक्स को आसानी से फ्लो करने की क्षमता होनी चाहिए। किसमें? कोर में। कौन सी कोर? आर्मेचर कोर में। आर्मेचर कोर कैसी होनी चाहिए कि जब भी मैं उसमें EMF फ्लक्स कटे या EMF जनरेट हो, या आर्मेचर वाइंडिंग में जब EMF जनरेट हो, तो उसमें फ्लक्स का फ्लो होने की क्षमता बहुत हाई होनी
चाहिए, परमेबिलिटी बहुत हाई होनी चाहिए। किसकी? आर्मेचर कोर की भी होनी चाहिए और स्टेटर कोर की भी होनी चाहिए, स्टेटर की भी होनी चाहिए। ठीक है, तो मैकेनिकल स्ट्रेंथ भी स्टील की ज़्यादा होती है, परमेबिलिटी भी ज़्यादा होती है। एक और चीज़ इसकी ज़्यादा होती है, कल डिस्कस करा था जैसे अपन ने, क्या? कंडक्टिविटी, जो कि इतनी नहीं होनी चाहिए, ये अपने अनडिजायरेबल है, इसको अपने को थोड़ा कम करना पड़ेगा। कैसे कम करते हैं? कंडक्टिविटी होती क्या है पहले ये देखते हैं। कंडक्टिविटी होती है, हिंदी में अपने बोले चालकता। चालकता क्या होती है? कि जिसमें आसानी से करंट फ्लो, उसके चालक क्या होता है? कि वो चीज जिसमें आसानी से करंट फ्लो हो जाए। तो चालकता क्या है इसकी? मैकेनिक इसकी स्टील की क्या होती है? हाई होती है, जिसके कारण क्या होता है? देखो, अगर चालकता हाई होगी तो करंट इसमें ज़्यादा फ्लो होगी। तो जब कोर मैंने ली और उस पर मैंने वाइंडिंग की, तो हिसाब ये कहता है कि सिर्फ इस तार में ही करंट फ्लो होना चाहिए, इस तार में ही करंट फ्लो होना चाहिए, जैसे भी फ्लो होता हो इस तार में ही करंट फ्लो होना चाहिए। लेकिन क्या है, ये मटेरियल मैंने लिया स्टील का, स्टील का लेने के कारण क्या हुआ कि इसमें क्या हुआ, कंडक्टिविटी इसकी आई थी, तो करंट जो यहां गई वो तो गई, लेकिन कुछ करंट कहाँ? इस कोर में फ्लो होने लगी। कुछ करंट क्या हुई? इस कोर में फ्लो होने लगी। इसके कारण क्या होगा? जब भी करंट कहीं फ्लो होगी तो आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे, आई स्क्वायर आर लॉसेज होंगे। इसके कारण क्या होगा? हीट जनरेट होगी, हीट जनरेट होगी। उसके कारण क्या होगा? लॉसेज होंगे, हानियां होंगी, जो अपने चाहते नहीं है कि हो, क्योंकि हीट जनरेट होते ही इंसुलेशन फेलियर की कंडीशन आ जाएगी। जो भी इंसुलेशन किया हुआ है अपन ने वो फेल हो जाएगा अपना। तो अपने स्टील की चालकता को कम करने के लिए इसमें 4 से 5% क्या है? 4 से 5% क्या मिलाते हैं? सिलिकॉन बनाते हैं। क्या मिलाते हैं? 4 से 5% सिलिकॉन मिलाते हैं। एक बार इसको उतारो। ठीक है, 4 से 5% इसको मैं मिटा रहा हूं। अब देखो होता क्या है, इस सिलिकॉन स्टील को अपने एक नाम और दे दिया, इसलिए सिलिकॉन स्टील को अपने क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रो विद्युत, मतलब इलेक्ट्रो का मतलब विद्युत टेक्निक। इलेक्ट्रोटेक्निक स्टील भी किसे बोला जाता है? इलेक्ट्रोटेक्निक स्टील भी किसे बोला जाता है? सिलिकॉन स्टील का। अब सिलिकॉन स्टील का आपको पूछे सिलिकॉन क्यों मिलाया जाता है? ये स्टील की कंडक्टिविटी, चालकता को कम करता है, चालकता को कम करता है, एडी करंट को भी कम करता है। एक लॉसेज और आते हैं, हिस्टेरिसिस लॉसेज, ये आगे अपने पढ़ेंगे लॉसेज में जब बात करेंगे। हिस्टेरिसिस लॉसेज को भी ये क्या करता है? कम करता है। अब एडी करंट होते क्या है ये अपने थोड़ा सा देख लेते हैं। एडी करंट को कम करने के जो अपने देखते हैं, ये एक अपन ने कोर ली, ठीक है, एक कोर ली अपन ने, ऐसे टुकड़े करके इसको काटा कुछ पार्ट में और फिर उसको रखा। क्या फर्क पड़ता है? देखो, रेजिस्टेंस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है? रो एल अपॉन में ए। रो क्या है यहाँ पे? प्रतिरोधकता, प्रतिरोधकता। ये बेसिक आपने पहले फर्स्ट ईयर में देखा भी होगा, नहीं तो अपने जब बेसिक एक क्लास लगाएंगे जिसमें सारे बेसिक फॉर्मूले होंगे उनमें ये सब दोबारा से समझ लेंगे अपने। एल क्या होती है? चालक की लंबाई। एल क्या होती है? चालक की
लंबाई, और ए क्या होता है, क्षेत्रफल। ए क्या होता है, क्षेत्रफल। अब मेरे को पता है कि जब भी क्षेत्रफल बढ़ेगा, आर किसके बराबर था, रो एल अपॉन ए के। जब भी क्षेत्रफल एरिया बढ़ेगा तो बटे वाली संख्या बढ़ती है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, घटेगा। और जब v बराबर आई बराबर क्या होता है, v अपॉन में r, जब भी r घटेगा तो i क्या होगा, बढ़ेगा। दोबारा से देख लो, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो एल अपॉन में ए। रो प्रतिरोधकता, एल लंबाई और ए अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल। जब भी क्षेत्रफल ज्यादा होता है तो आर क्या हो, क्योंकि ये बटे में ना इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, क्या कहते हैं, व्युत्क्रमानुपाती हो गया। तो ए बढ़ा तो आर कम हुआ, जब आर कम होगा तो आई क्या होगा, बढ़ेगा। तो जब कोर बड़ी थी तो इसका क्षेत्रफल क्या था, बड़ा था, तो इसका रेजिस्टेंस क्या हो गया, कम हो गया। तो यहाँ एडी करंट ज्यादा फ्लो होती, यहाँ एडी करंट क्या होती, ज्यादा फ्लो होती, एडी करंट ज्यादा होती, जिससे क्या ये गर्म भी ज्यादा होता और लॉसेस भी ज्यादा होते, इंसुलेशन फेलियर की कंडीशन आ जाती। मैंने क्या करा, इस पूरे को नहीं लेके इसको छोटे छोटे लेमिनेशन में काट दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में काट के इसको वार्निश इसके बीच में कोटेड करके और इन सब को जोड़ दिया। मतलब ठीक और इतनी चौड़ी, लेकिन छोटे छोटे हिस्से में इसको बांट दिया। उससे क्या हुआ, एक तो इतनी, और वो सब इलेक्ट्रिकली क्या है, आइसोलेटेड है, उसको वार्निश से उसको इंसुलेट करके फिर सबको जोड़ा है। तो मैक्सिमम चौड़ाई कितनी हुई, इतनी, पहले कितनी थी, इतनी, अब कितनी हुई, इतनी। तो एरिया जब कम हुआ तो आर क्या हुआ, बढ़ गया। आर बढ़ने से क्या हुआ, आई क्या हुआ, घट गया। कौन सा आई घट गया, एडी करंट लॉसेस से घट गया। इसका मतलब कोर को भी क्या करी जाती है, इसको छोटे छोटे टुकड़े करने को क्या बोलते हैं, अपने लेमिनेशन बोलते हैं। लेमिनेशन क्यों करी जाती है, ताकि एडी करंट लॉसेस को कम किया जा सके। और लेमिनेशन करने के कारण क्या होगा, पहले लेमिनेशन करेंगे, छोटे छोटे टुकड़े करेंगे। क्या सिस्टम करेंगे बता देता हूं आपको। एक बड़ी थी प्लेट, मैंने क्या करा, मान लिया ये 10 मीटर की थी, एक कंडीशन मानी मैंने 10 मीटर की थी, तो मैं क्या करूंगा, एक एक मीटर के 10 टुकड़े करूंगा। 7, 8, 10 टुकड़े करे। अब इन सब पे वार्निश कर दिया, कौन सा, ताकि इंसुलेट रहे हो इन सब। क्यों, अगर बिना वार्निश करूंगा सबको, अगर मैं एक कर दूंगा तो फिर वही कहानी बन जाएगी ऐसी। तो इन सब पे वार्निश करूंगा, क्या करूंगा, वार्निश, इंसुलेशन। वार्निश किसका काम करेगा, इंसुलेशन का, ठीक है, करके और इन सबको वापस एक कर दूंगा। तो वो वापस कैसे दिखेगी, ऐसे ही दिखेगी। लेकिन अब ये सारी प्लेटें एक दूसरे से क्या है, इलेक्ट्रिकली कनेक्टेड नहीं होंगी। क्यों, क्योंकि इन सब के बीच अब क्या आ गया, इंसुलेशन आ गया, क्योंकि वार्निश की कोटिंग है। तो ये मैंने देखा, जो पहले 10 मीटर था अब क्या हुआ, 1 मीटर हो गया। तो पहले मैंने यहाँ 10 का भाग दिया, रो एल अपॉन ए था पहले, अब मैंने 10 का भाग दिया, एक आर में मैंने 1 का भाग दिया। तो आर किसका ज्यादा होगा, ये तो क्या हो गया, रो एल में 10 का भाग, तो ये तो इसके कंपैरिजन में ये क्या हुआ, कम हुआ, ये क्या हुआ, कम हुआ, और ये क्या हुआ, ज्यादा। और जब भी आर ज्यादा होगा तो आई क्या होगा, कम। कौन सा आई कम होगा, एडी करंट लॉसेस। तो इसीलिए आर्मेचर कोर क्या होती है, सिलिकॉन स्टील की होती है, और छोटी छोटी लेमिनेशन करके और उसको साथ में वार्निश करके जोड़ा होता है, ताकि एडी करंट कम हो जाए। और सिलिकॉन से हिस्टेरिसिस लॉसेस भी कम हो जाते हैं, जिसके कारण क्या है, अपने आयरन लॉसेस जो हैं वो कम से कम होते हैं। किसमें, आर्मेचर कोर में। और वो स्टेटर कोर में भी वही सीन रहेगा, ठीक है। अब आर्मेचर वाइंडिंग की बात है, वो अपने अभी आगे पढ़ेंगे, उसमें लैप वाइंडिंग, वेव वाइंडिंग, वो आर्मेचर वाइंडिंग, उसमें सारी चीजें पढ़ेंगे। अभी बेसिक अपने जो है कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं। पहला क्या था, स्टेटर, दूसरा क्या था, आर्मेचर, तीसरा क्या मैंने देखा था, कम्यूटेटर। तीसरा क्या था यहाँ पे, कम्यूटेटर। कल बताया मैंने, कम्यूटेटर क्या करता है, एसी को डीसी में बदलता है,
एसी को डीसी में बदलता है, एसी को डीसी में बदलता है, उसे क्या बोलते हैं? रेक्टिफायर। लेकिन ये क्या है? रोटेट होके बदल रहा है, तो मैकेनिकल रेक्टिफायर भी इसी को बोलते हैं। ठीक है। तीसरा, इसको स्प्लिट रिंग भी बोलते हैं। ठीक है। चौथा अपने पॉइंट देखें, ये किसका बना होता है? हार्ड ड्रोन कॉपर का। मतलब हिंदी में अगर देखें अपने इसको, कठोर कर्षित तांबे का बना होता है। कौन? कम्यूटेटर। इसका मेन काम क्या है कि जो ईएमएफ एसी का जनरेट हो उसको किस में बदल दे? वो डीसी में। तो अपन ने देखा था उस टाइम यूँ जुड़ा हुआ था, ये ब्रशेस के साथ में इस टाइप से जुड़ा हुआ था। तो अगर मैं मानूं इस सांप की शेप में होता है ये, और ये सारे ये स्लॉट बोलते हैं इनको, अपने स्लॉट हैं ये, सेगमेंट भी बोल सकते हैं। ये सब क्या होते हैं? किससे अलग किए जाते हैं? ये माइका से। 0.8 mm का माइका इंसुलेशन इनके बीच में, स्प्लिट के बीच में दिया जाता है। यही पूछे जाने वाले क्वेश्चन है कि कम्यूटेटर, सबसे बेस्ट क्वेश्चन तो इसमें यही बनता है कि कम्यूटेटर किसकी तरह काम करता है? तो मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह ही काम करता है। सबसे पसंदीदा क्वेश्चन, चाहे वो एग्जाम में है, चाहे वो आईटीआई के एग्जाम में, पॉलिटेक्निक के एग्जाम में, या कंपटीशन के एग्जाम में, जेईएन तक में, कि ये बेस्ट एक पसंदीदा क्वेश्चन है कि ये जो वो कम्यूटेटर है वो किसकी तरह काम करता है? तो वो एक मैकेनिकल रेक्टिफायर की तरह काम करता है। दूसरा क्वेश्चन, स्प्लिट रिंग जो है वो किसे कहते हैं? तो वो अपने कम्यूटेटर को ही बोलते हैं। तीसरा अगर कोई पूछ ले तो क्या है? हार्ड ड्रोन कॉपर का ये बना होता है। चौथा पूछ ले कि उन सेगमेंट के बीच में कौन सी इंसुलेशन किया होता है? तो माइका का 0.8 mm की शीट के साथ में इनका इंसुलेशन किया, माइका का अवरोधन या इंसुलेशन किया जाता है। ये पूछ सकता है। और पूछने वाला क्वेश्चन इसमें एक इसमें और होता है, वैसे तो वो वाइंडिंग में देखेंगे, लेकिन यहाँ आ गया तो थोड़ा बहुत देख लेते हैं अपने, ताकि ये अपना कंप्लीट हो जाए। अगर जेड में नंबर ऑफ कंडक्टर लेऊं, जेड क्या होता है यहाँ किसी भी वाइंडिंग में? जेड क्या होता है? नंबर ऑफ कंडक्टर, नंबर ऑफ कंडक्टर। जेड क्या होता है? नंबर ऑफ कंडक्टर। अब कोई भी कॉइल बनती है वो दो कंडक्टर मिलके एक कॉइल बनाती है या एक टर्न बनाती है। दो कंडक्टर मिलके एक कॉइल या एक टर्न बनाती है। ठीक है। तो एक पसंदीदा क्वेश्चन इसमें पूछे जाने वाला, ये आगे अपने देखेंगे, लेकिन ये बताया इसलिए मैंने कि दूसरा अगर हाईएस्ट क्वेश्चन इसमें टफ से टफ बनता है वो यही बनता है कि नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट। ये जो सेगमेंट है यहाँ करंट रिवर्सल के काम में आएगा, बाद में अपने देखेंगे। इस टाइप से सेगमेंट बने होते हैं इसमें कम्यूटेटर में। तो नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, सेगमेंट खांचे को बोलते हैं हिंदी में, स्लॉट भी जो होते हैं। नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट, जैसे ये सेगमेंट है, वो किसके बराबर होते हैं? नंबर ऑफ कॉइल के, नंबर ऑफ कॉइल के, या अपने Z/2 अपने इसको मान सकते हैं। नंबर ऑफ कॉइल को अपने क्या मान सकते हैं? Z/2। तो लास्ट क्वेश्चन इसमें टफ से टफ यही पूछ सकता है कि नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट किसके बराबर होते हैं? तो नंबर ऑफ कॉइल के बराबर होते हैं या Z/2 के बराबर होते हैं। ठीक है जी। ठीक है। आज अपन ने बेसिक कंसेप्ट में देखा स्टेटर, कम्यूटेटर और रोटर जो है अपना आर्मेचर है। कल अपने देखेंगे ब्रूशेस को, और उसके बाद में अपने चलेंगे एक बार ईएमएफ इक्वेशन पे। उसके बाद में आगे धीरे धीरे अपने जो है इस डीसी जनरेटर को पूरा करेंगे। आप पिछले वीडियो भी देखते रहो और आगे भी इनको देखते रहो। कोई समझ नहीं आए तो कमेंट में आप दोबारा पूछ सकते हैं, और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। धन्यवाद।